जोहार दोस्तों। आज से हम खोरठा का नया सीरीज जो छाहर किताब हम लोगों को पढ़ना है उसको हम लेकर आए हुए हैं। छाहर किताब को जिसमें हम लोगों को 10 खोरठा कहानी पढ़ना है। छाहर में 10 कहानी इसमें है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 10 हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे 10 कहानी को, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो है बीच से बहुत ज़्यादा उठाया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रहेगा, तो कहानी को हम लोग बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी हो तो हम लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब देखते हैं। छाहर छाहर का मतलब एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब छाया होता है। हम लोग खोरठा में इसको छाहर भी कहते हैं। इसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा है छाहर किताब के। इसका प्रकाशक जो है कजरा सिंदरा दान। 2 जगह से हुआ है इसका प्रकाशन। एक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से, और दूसरा खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ झारखंड। प्रकाशन वर्ष इसका जो है 2000 ईस्वी में हुआ है, और इसका मुद्रक जो प्रिंटिंग किया है हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट, रामगढ़ झारखंड। आपन बात इस किताब में जो अपना बात रखे हैं वो चितरंजन महतो चित्रा ही रखे हैं अपने तरीके से। इसमें मंतव्य जो है इस किताब में अपना मंतव्य दिए हुए हैं गिरधारी आकाश खूंटी। अब प्रस्तावना इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। किसी भी किताब में आप लोग देखते होंगे कि प्रस्तावना रहता है। हम लोग मूल संविधान भी पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रस्तावना पढ़ते हैं। उस किताब के बारे में कुछ हम लोगों को अगर प्रस्तावना पढ़ लिया जाए तो उस किताब का झलक पूरा उसी में समाया हुआ रहता है, समाहित रहता है। तो ये प्रस्तावना डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। ए.के. झा, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है, जो एक मौसम वैज्ञानिक भी हैं। ये डॉक्टर ए.के. झा इस किताब का जो निदेशक है वो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ है। और जो छाहर किताब में लेखक का जो परिचय प्रस्तुत करते हैं वासुदेव महतो हैं। वो लेखक का परिचय मतलब चितरंजन महतो चित्रा के बारे में जो परिचय देते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं परिचय इनके बारे में, वो वासुदेव महतो है। चितरंजन महतो चित्रा का परिचय इस तरह से है। जो छाहर किताब के लेखक हैं, इनके माँ का नाम धनिया देवी, स्थान जो इनका जन्म स्थान है वो ग्राम पोस्ट लारी रामगढ़ है। इनका विवाह सावित्री देवी के साथ होता है 1967 में। और पहली कविता जो इनका लिखा हुआ है चितरंजन महतो चित्रा का, वो समर के उस पार 1965 में लिखा गया है। दूसरी कविता गीता के गीत, ये भी 1965 में ही लिखा गया। यह दोनों हिंदी में लिखा गया है, खोरठा में नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा कि चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा जो लिखा गया गीत समर के उस पार और गीता के गीत हैं वो किस भाषा में लिखा गया है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, हिंदी भाषा में लिखा गया है। इनका हिंदी उपन्यास भी है माँ की पुकार, जल तरंग, जीवन की खोज में राजेश। ये तीनों इनका उपन्यास लिखा हुआ है जो हिंदी में है। 1970 में इन्होंने माराफारी, जिसका पुराना नाम माराफारी और नया नाम अभी बोकारो है वर्तमान में, इसको हम लोग पहले माराफारी के नाम से जानते थे। शायद आप लोग झारखंड जीएस में पढ़ेंगे भी इसको अच्छे से। तो 1970 में इन्होंने माराफारी में स्कूल ये खोले हुए थे सबसे पहले। फिर 72 में गांधी स्मारक उच्च विद्यालय रामगढ़ में इनका योगदान रहा, और पार्ट टाइम ये जॉब भी किए हुए हैं TRL ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में पार्ट टाइम ये वहाँ पे काम भी किए हुए हैं। साख पत्रिका एक आता था बहुत पहले, जिसमें इनका एक
लेख छपा हुआ था 1984 में, जिसका शीर्षक था मेरे सपनों का भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि मेरे सपनों का भारत चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा हुआ जो वो किस पत्रिका में छपा हुआ था और कब छपा। तो इसको याद रखेंगे कि साख पत्रिका में इनका एक लेख था, मेरे सपनों का भारत, वो 1984 में छपा था। खोरठा का पहला प्रकाशित उपन्यास जो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि खोरठा का पहला प्रकाशित उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, उसका नाम क्या है। तो ये जिंदगी का टोह, जिंदगी टोह जीवन की खोज इसको बोलते हैं। इसमें दो पात्र राजेश और सविता के बारे में बताया गया है। और 31 जनवरी 2006 में उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से ये सेवानिवृत्त हुए थे। ये टीचर के जॉब में पहले थे, पढ़ाते थे स्कूल में, और 31 जनवरी 2006 को ये उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से सेवानिवृत्त हो गए। खोरठा रचना जो इनका है, मायक डाक, माँ की पुकार जो उपन्यास है, हम जियब कैसे, ये भी उपन्यास है। खोरठा खिचड़ी, इसमें खिचड़ी का मतलब हो गया कि जैसे इसमें बहुत सारे चीज़ों का मिला के बनाया हुआ है, जैसे कहानी है, नाटक है, लेख है, यात्रा है, यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, कविता, इन सभी चीज़ों को मिला के खोरठा खिचड़ी इनके द्वारा बनाया गया है। महराय गीत, इसके लेखक ये नहीं है, महराय गीत इसको संकलन किए हुए हैं, एक जगह इकट्ठा किए हैं प्रॉपर तरीका से, जिसमें हम लोगों को पढ़ने में आसानी होता है। चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा संकलन किया गया है। जो गीति महाकाव्य है, इसको हम लोग गा करके ये करते हैं, जिसको गीति महाकाव्य कहता है, जिसको गाया जाता है, ये महराय गीत है। आगे अब हम लोगों को छाहर जो किताब है, इसमें जो 10 कहानी पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। छाहर पहला कहानी, अगला बोनेकलोर, जंगल के आंसू, तीसरा हम कैसे जियब, या तो हम जियब कैसे, एक ही बात है। चौथा जो है बुबा एगो कहानी कही दे, हम लोग खोरठा में बोलते हैं बुबा एगो कहानी कही दे, बाबा एगो कहानी कह दे। पांचवा गुरु जी की फिकीर, जिसको गुरु जी की चेठा भी कहते हैं। समय कटवा तस खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, और आठवां चोर डाकू और लुटेरा, नौवां नवा जमींदार, नया जमींदार इसका मतलब होगा, और 10वां देवता के खाए गले डाकिन। इस प्रकार हम लोग 10 कहानी को पढ़ेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं छाहर कहानी को, इसको देखते हैं। छाहर, छाया, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। इसके मुख्य पात्र जो है रोहन है और मोहन है, ये दोनों मुख्य पात्र हैं। रोहन एक नशा करने वाला व्यक्ति है, और मोहन जो कोई नशा नहीं करता है, दोनों ही मित्र है, दोस्त है। सूर्य नारायण चौधरी है, जिसके पिता बिरजू चौधरी हैं, ये दोनों जमींदार है गांव का। एक देवनारायण चौधरी है, जो सीधा साधा मास्टर है, गुरुजी है, और ये जो है मोहन के गुरुजी रहते हैं, देवनारायण चौधरी। और 5वां जो पात्र है छगन साव। छगन साव एक महाजन है, सूद पर रुपया लगाता है, दारू भी घर के अंदर बनाता है, और दिखावे के लिए एक छोटा मोटा दुकान चलाता है छगन साव। और छाहर जो कहानी है, इसमें एक भी महिला पात्र देखने को नहीं मिलता है, एक भी महिला पात्र इस कहानी में नहीं है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि बैसाख महीना का दिन है, 12 बज रहा है, समय जो है 12 बज रहा है। रोहन और मोहन लाल जो दोनों दोस्त हैं, रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण चौधरी के घर पर मजदूरी करने गए हैं।
सूरज नारायण का नया घर बन रहा है, जो पक्का का मकान है। सूरज नारायण चौधरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि ये एक जमींदार रहते हैं। इनका ही पक्का मकान बन रहा है, जिसके यहाँ रोहन और मोहन काम करने के लिए गए हुए हैं। दोनों, रोहन और मोहन दोनों कलवा, जिसको हम लोग खोरठा में कलवा कहते हैं, दोपहर के भोजन को कलवा कहते हैं। एक एक करके खोरठा वर्ड को इस तरह से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। कलवा दोपहर का भोजन खाने के लिए अपने अपने घर आ रहे थे। 12 बज रहा था, अभी हम लोग पढ़े भी। और 12 बजे के खाना को हम लोग कलवा कहते हैं खोरठा में। तो काम पर से छुट्टी होता है और दोनों कलवा के लिए अपना घर आ रहे थे। सूर्य नारायण के नया छत वाला घर जहां बन रहा था, वहां से 1 कोस से कम दूरी पर रोहन और मोहन लाल का घर था। डहरे रौद से बचल छहुराय खोजे लागल। जब ये दोनों सूर्य नारायण चौधरी के घर से वापस अपना घर कलवा के लिए आ रहे थे, बहुत कड़ाके की धूप थी, बैसाख का महीना था। तो दोनों रास्ते में धूप से बचने के लिए छाया ढूंढने लगे। उसी कड़ी में ताड़ और खजूर का पेड़ मिला। ताड़ और खजूर का तो पेड़ मिला, किंतु इसकी छाया में आराम नहीं मिला। कहीं लोग आराम नहीं कर पाए। जब ये दोनों बढ़े, तो जब इनको आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल, बरगद का पेड़ मिला, तो दोनों के शरीर का थकान थोड़ा कम हुआ। दोनों आराम किए, वहां बैठे छाया में। खा पी के उल्टी पहर कामे घूरी गेला। ये लोग दोनों वहां आराम करने के बाद वापस घर गए। में खाना उना खाने के बाद फिर ये लोग दोनों सूर्य नारायण का जो घर नया बन रहा था, वहां पे काम पे घुर गए, वापस चले गए। इसी तरह सूर्य नारायण चौधरी के सड़क किनारे बनने वाला नया घर जो है, इनका आना जाना शुरू हो गया। तो सूर्य नारायण चौधरी का जो घर है, उस सड़क के किनारे बन रहा था। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि सूर्य नारायण चौधरी के घर कहाँ बनो हले। तो ये सड़क के किनारे बन रहा था, और ये लोग दोनों मजदूर रहते हैं, मोहन और रोहन, और दोनों का आना जाना प्रतिदिन होने लगता है। सूरज बाबू का काम 15-20 दिन से चल रहा था, और जिसके वजह से छड़ और सीमेंट तो था, किंतु बालू समाप्त हो गया था। 15-20 दिन से काम चल रहा था, तो छड़ और सीमेंट बचा हुआ था, लेकिन उनके यहाँ बालू समाप्त हो गया था। इस कारण बालू समाप्त हो जाने के कारण से एक बेरा ही काम चल रहा था। मतलब जिसको हम लोग खोरठा में आधा बेला भी कहते हैं, 12 बजे तक के काम को। बालू नहीं था तो आधा बेरा ही काम चल रहा था। 15-20 दिन के बाद बालू खत्म हो गया था उनके यहाँ, सूरज नारायण चौधरी के यहाँ। तो दोनों आधा बेला ही काम करके वापस घर लौट जा रहे थे। रोहन और मोहन लाल के पास थोड़ा फुर्सत था। दोनों धीरे धीरे पेड़ की छाया में पहुंचे और आराम करने लगे। जब आधा बेला ही काम हो रहा था, तो दोनों 12 बजे दिन में ही वापस घर लौट रहे थे। उसी समय उनके पास थोड़ा समय मिलने लगा, क्योंकि वापस उन लोगों को काम पर दोबारा जाना नहीं होता था कलवा के बाद। तो इनके पास समय रहता था, फुर्सत रहते थे, और दोनों धीरे धीरे पेड़ की छाया में पहुंचे और आराम करने लगे। कोई चिंता नहीं कि हम लोग को खा के वापस दोबारा जाना है काम पर। वहीं पर जब आराम करने के समय रोहन मोहन से पूछता है कि मोहन, तुम मेरे साथ मिट्टी काटते हो, मिट्टी ढोते हो, ईंटा उठाते हो, सीमेंट की बोरी ढोते हो, गिलावा मसाला उठाते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य माने ताजुब होता है कि रोहन आगे बोलते ही जाता है। अभी मोहन को कुछ बोलने वो नहीं देता है, लगातार रोहन ही बोल रहा है कि खोरठा में, यहाँ समझ लीजिए, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए में, कोई मैट्रिक में, आर जे छोट हथु ओखिनो
स्कूल जा हथुन। कहने का मतलब रोहन कहता है कि तो हमरे साथ काम करे हैं, मिट्टी उठवे हैं, सीमेंट बालू बोरी सब गिलवा मसाला सब ढोवे हैं, ओकर बाद भी तोर बेटा सब पढ़ल लिखल हथु, कोई बीए पास कर ले हथु, कोई मैट्रिक में हथु, और छोट बेटा जे हथु वह स्कूल जाए करो थु। आखिर इतना तुम संभाल कैसे पाते हो, इतना तो कैसे संभाले पा रहे हैं, काम तो हमारे साथे ही करे हैं। रोहन आगे कहता है, अभी तक मोहन को कुछ बोलने नहीं दिया है रोहन। आगे रोहन और भी कहता है कि लेकिन हम क्योंकि मैं ना तो कि रोहन कहता है कि हम ना तो एको गो छुआ मतलब बच्चा के बेस लखे स्कूले पढ़ावे पढ़ लिए, ना खियावे पियावे, ना तो कभू औखिन के बेस तरी पहनावा ओढ़ावा दिए पार लिए। रोहन के बोलते बोलते आँख डबडबा गेल रहे, अब तो ओकर आँख ले लोर चुए बाकी रहे। रोहन कहता है कि हम एको गो बच्चा के न बेस लखे स्कूल पढ़वे पार लिए, और ना खियावे पार लिए, ना कहियो उ सब के स्कूल भेजलिए, न बेस तरी पहनावा ओढ़ावा दिए पार लिए। और ये बोलते बोलते रोहन का काफ़ी भावुक हो जा है, और ओकर आँख से लोर जैसे एकदम इतना डबडबा जाए जैसे अब न तब ओकर आँख से लोर टपक जीते, चुई जीते। मोहन जवाब दिए चाहो है, लेकिन रोहन जो है, रोहन रोने लगता है और रोते रोते बोला कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे परिवार को अब इसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना होगा, और इसी तरह मरकर मिट्टी में मिल जाना होगा। रोते रोते रोहन मोहन से ये बात कहो है। मोहन इतना सुन के आगे अब मोहन बोलो है कि रोहन तुम तो जानते ही हो कि 15-20 साल पहले मैं तुमसे भी गरीब था। मोहन अब जवाब दो है रोहन के कि तुम तो जानो है कि 15-20 साल पहले हम तोरो से ज़्यादा गरीब हलिए, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान में जबर रहे, माने जबर मतलब ज़्यादा हल सब चीज़ में, धन में संपत्ति में बुद्धि में ज्ञान में। मोहन आगे फिर कहो है कि तो बड़ गाछे के छाहर तरह रहे यार, हम छोट छोट गाछे के छाहर है। कहो है कि तुम तो बड़े पेड़ के छाया में रहे हो, हम तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसके छाया में अपने जीवन को व्यतीत किए हैं। इन बातों को सुनकर रोहन बोला कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, स्पष्ट करके बताओ। स्पष्ट मैंने फुरछाए चाहे सुपट, खट्ठा में अगर फुरछाए के चाहे सुपट भी बोलल जा है। मोहन ने स्पष्ट करके बताया, फुरछाए के मोहन बताओ है कि रोहन तुम हमेशा जमींदार बाबू सूरज नारायण चौधरी और उनके पिता बिरजू चौधरी के पैरों तले सेवा करता रहा। रोहन सोचने लगा, सही सोचते सोचते मन में ही कहता है कि सही बात है, मेरा बाप और मेरे बच्चे सभी तो बिरजू बाबू और सूरज नारायण बाबू का वफादारी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। मेरी पत्नी बच्चे सभी उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। मोहन आगे कहता है, तुम लंबे पेड़ की छाया में रहा, वहाँ तुमने सीखा ठकाहारी, लोगों को ठगना, बेईमानी और शोषण का तौर तरीका। आगे मोहन कहता है कि मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, लंबे पेड़ की छाया में नहीं, कि हम भी एक पेड़ के छाया में रहे, लेकिन वो पेड़ लंबा नहीं था, लंबे पेड़ की छाया में नहीं, किंतु डालियों फूलों और फलों से भरा पेड़ की छाया में, जहाँ मैंने सीखा। अब मोहन क्या क्या सीखा ये बताता है। शान से चलना, मेहनत करना, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना,
बाजार में सब्जी लेकर जाने में अपमानित महसूस नहीं करना और किसी काम में आलस्य नहीं दिखाना। रोहन ने पूछा, कौन गाछे की बात कर रहे हैं? मतलब रोहन मोहन से बोलता है कि तुम किस पेड़ की बात कर रहे हो, किस गाछ की बात कर रहे हो? मोहन हंस कर कहता है, नीम गाछ तरेक देवनारायण चौधरी के। नीम गाछ तरेक जिनका घर नीम गाछ के पास है, वह देवनारायण चौधरी के बात हम कर रहा लिए। रोहन ने कहा, मास्टर जी के बारे में कह रहे हो? बोलता है रोहन मोहन से कि मास्टर जी के बारे में बात कर रहे हो? मोहन कहो है कि हाँ, वह मास्टर जी देवा चौधरी, वह हमर गुरु। यहाँ से है कि वह हमर गाछ उनखरे उनके छाहरे हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान भैली यार बूढ़ो है गली। हमर छुआ पोता उनके छाहरे पढ़ला लिखला यार एखन आपन आपन कामे लागल हथ। सुख शांति और ताकत उनखरे दे लागे। मोहन रोहन से कहता है कि हाँ, वह मास्टर जी पास हम की बात कर रहे हैं, जहाँ हमर गाछ उनखरे गाछ के छाह में हम जन्म भी लिए, फुनगो किए, पनपे भी, जवान भी हुए और बूढ़ो हो गए। हमर छुआ पुता मतलब हमारा बाल बच्चा भी उन्हीं के छाया में पढ़ा लिखा और अभी अपन अपन काम में लग गया है। सुख शांति और जो ताकत हमारे पास है वो वही देवनारायण चौधरी जो मास्टर साहब हैं उन्हीं का दिया हुआ है। आगे मोहन कहता है कि कितना भी थक जाऊं, थकान नहीं आता है। शाम में 1 गिलास गरम गरम दूध पीता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काहे कि रोहन इसमें बहुत, हम लोग अभी पहले देखे भी हैं कि रोहन जो है सो दारू पीता है, बहुत ज़्यादा दारू पीने वाला उसका किरदार है इस कहानी में। तो क्वेश्चन यहाँ से बोलेगा कि मोहन रोहन दोनों दोस्त था, लेकिन मोहन शाम को क्या पीता था? क्योंकि लोग अधिकतर दारू का सेवन शाम में करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि मोहन शाम को गरम गरम 1 गिलास दूध पीता था। दारू हड़िया पीने से, मोहन कहता है रोहन को कि दारू हड़िया पीने से काम का नाश होता है, नाम का नाश होता है और स्वभाव का नाश होता है। कि काम का भी नाश हो जाता है, नाम का भी नाश हो जाता है और स्वभाव का भी नाश होता है। इसलिए इसका सेवन मैं नहीं करता। यहाँ तक कि विवाह, छठी आदि में भी नहीं। मोहन रोहन से कहता है कि विवाहो छठी हम जाइए, वहाँ हम दारू के सेवन ना करिए। सर शिकार सब हो तो मगुर हमर घरे दारू मौत नहीं चलतो। कहता है कि सर शिकार सब हम लोग खाते हैं, लेकिन मगुर मतलब लेकिन हमारे घर में दारू मौत नहीं चलता है। रोहन बोला, अब चलो, जोरों की भूख लगी है। मोहन ने कहा, हाँ चलो, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत, पेट गड़गड़ाए लागल है। कि हमरो भी पेट में मूसा कूदब करो, मैंने भूख लाग गई है, पेट जो है से गड़गड़ाए लागल है। रोहन ताड़ी वहीं पर मंगवाता है। रोहन ताड़ी मंगवाया, किंतु मोहन ताड़ी नहीं पिया, उसने पानी पिया। दोनों तेतर पेड़ के छाया में, दोपहर का ही समय है, दोनों मतलब यही जो दोनों आपस में गप सप कर ही रहा है और धीरे धीरे शाम हो जाता है। गप करते हुए लगभग 4 के आसपास बज जाता है और ये ताड़ी पी लेता है और रोहन और मोहन जो है सो पानी पी लेता है। उसके बाद दोनों तेतर पेड़ के छाया में सो गए, जिसको तेतर हम लोग खोरठा में इमली पेड़ को तेतर का पेड़ बोलते हैं। नींद खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक साव जी का दारू दुकान था। शाम हो चुका था और ये लोग दोनों घर की ओर जा रहा था, तो उसी रास्ते में साव जी का दुकान पड़ता है। छगन साव का दुकान था, जहाँ बिस्कुट, लेमन जूस,
पकौड़ी, आलू चप भी मिलता था। छगन साहब एक महाजन था जो सूद पर रुपया देकर अपना कारोबार करता था। छगन साहब एक महाजन का काम करता था, दिखावे के लिए ये एक छोटा सा दुकान खोला था। ये दारू वगैरह भी बेचता था और सूद पर रुपया, इसका दो महत्वपूर्ण काम मूल रूप से यही था। मोहन पकौड़ी और आलू चॉप खाकर पैसा देने लगा। मोहन जो है उसके यहाँ होटल में पकौड़ी और आलू चॉप खाया और पैसा देने लगा, किंतु छगन साहब ने पैसा नहीं लिया क्योंकि मोहन पहली बार उसके दुकान में खाया था। तो वो चाहता था कि हमारे यहाँ मोहन पहला बार आया है, इससे पैसा नहीं लेंगे तो अगला बार फिर हमसे ही संबंध बनाएगा, मेरे यहाँ आएगा जाएगा। लेकिन मोहन पैसा दे करके ही वहाँ से निकला। वो बोल रहा था छगन साहब कि नहीं, पैसा वैसा नहीं दो, जाओ तुम चल जाओ, आज पहला बार आए हो, अगले बार से देखेंगे। लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता है, पैसा दे करके ही छगन साहब के दुकान से वो निकलता है। रोहन एक दिन मोहन के सामने इच्छा प्रकट किया कि वह भी देवनारायण चौधरी से मिलना चाहता है। दोनों गुरुजी के पास पहुँचे। जब रोहन मोहन से कहता है कि हम तुम्हारे जो गुरुजी हैं उनसे, देवनारायण चौधरी से हम मिलेंगे, तो दोनों गुरुजी के पास चला जाता है और रोहन ने गुरुजी से कहा कि आज मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। देवनारायण चौधरी ने मजाक से कहा कि एक दो बोतल खर्च ना करवें तो सीखवें कैसे। मजाक से बोलते हैं देवनारायण चौधरी, जो मास्टर साहब हैं, गुरुजी हैं मोहन के। वो रोहन से, रोहन के प्रवृत्ति से वो वाकिफ़ हैं, इसीलिए इस प्रकार के मजाक करते हैं कि एक दो बोतल खर्च ना करवें तो सीखवें कैसे। अब देवनारायण चौधरी ने गंभीरता से कहा, बिना गुरु दक्षिणा के कैसे सीखोगे? मेरी जो गुरु दक्षिणा है वो दारू मौत तुम्हें छोड़ना होगा। रोहन ने कहा, गुरुजी मुझे मंजूर है, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं दारू नहीं पीऊँगा। गुरुजी ने रोहन से कहा, मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे। वो क्या है? ये 3 काम और 3 दाम इस प्रकार हैं कि मन का दान, दूसरा जो दान है वो तन का दान, और तीसरा दान वो धन का है। ये 3 दान तुमको करना पड़ेगा मेरे शिक्षा के अनुसार। इसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये तीनों दान जब देवनारायण चौधरी कहते हैं गुरुजी करने के लिए, तो उसके बारे में आगे समझाते हैं कि ये तीनों जो मन का, तन का और धन का दान करने बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसे मैं स्पष्ट करके कर देना चाहता हूँ कि पहला दान जो है मन का, अर्थात इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सब मन से पैदा होता है। इसको दान करके मन शांत कर सकते हो। दूसरा दान तन का, अर्थात जब दारू का सेवन छोड़ोगे तो मन के साथ शरीर पर भी नियंत्रण हो पाएगा। शरीर से परिश्रम करके खाने पर भूख जगेगा और भर पेट भोजन करके शरीर सब दिन ठीक रहेगा। तीसरा दान जो बताए थे गुरुजी रोहन को कि धन का, अर्थात लालच कभी मत करना। यदि इस लालच रूपी छाहर को छोड़ पाते हो और इसे दान कर पाते हो तो सचमुच तुम मेरा शिष्य, चेला बन सकते हो। रोहन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। यदि 6 महीने से लेकर साल भर में आपकी शिक्षा ले पाया तो आपने अपने सफलता और असफलता के बारे में सुनाने आपके सामने फिर से आऊँगा। तो आज मैं जाता हूँ गुरुजी। और रोहन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मोहन के साथ घर लौट आया। और इस प्रकार से
ये कहानी समाप्त होता है। छाहर का जो पहला कहानी छाहर है, इसको देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला कहानी फिर अगले वीडियो में हम डालेंगे। जय हिंद दोस्तों।